नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विज्ञान में कार्यपत्रक नंबर 51 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आपको देखिए कार्यपत्रक नंबर 51 है। इसकी विषय वस्तु तो है अपने ध्वनि, अधिगम बिंदु क्या है? ध्वनि संचरण यानी ध्वनि का संचरण। प्रश्न 1 है, हरि को प्रयोग करना अच्छा लगता है। उसने एक निर्वात पंप लगी कांच की बड़ी बोतल ले ली, एक मोबाइल को बोतल में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मोबाइल की घंटी बजाई एवं आवाज़ को ध्यान से सुना। अब निर्वात पंप की सहायता से बोतल की सारी हवा बाहर निकाल कर बोतल को निर्वातित कर दिया। धीरे धीरे मोबाइल की घंटी की आवाज़ कम सुनाई देने लगी। लेकिन निर्वातित का मतलब होता है जहाँ पे वायु बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में हमें दिखाया गया है। देखो ये कि एक कांच की बोतल है, यहाँ पे कांच की बोतल हो गई, यहाँ पे निर्वात पाइप है। या निर्वात पाइप वह होता है जिसमें से कि इस कांच की बोतल में से हवा को बाहर निकाल देंगे, निर्वातित कर देंगे बिल्कुल। और ये मोबाइल फ़ोन रख दिया इसके अंदर। ठीक है, अब इसका प्रयोग, जो भी प्रयोग किया है उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हरि के प्रयोग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हरि को ध्वनि कम क्यों सुनाई दी? तो बोतल में वायु की कमी कारण। तो देखिए दोस्तों, आप जहाँ पे वायु की कमी होती है वहाँ पे आवाज़ कम सुनाई देती है। ठीक है, हरि को ध्वनि कम क्यों सुनाई दी? बोतल में वायु की कमी कारण, यानी बोतल में वायु की कमी कर दी तो उसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए आवाज़ कम सुनाई दी। तो इसमें हो जाएगा बोतल में वायु की कमी कारण। बोतल में वायु की कमी होने को क्या कहते हैं? तो बोतल में वायु की कमी होने क्या बोलते हैं? निर्वातित होना बोलते हैं। यानी इसमें वायु की कमी होकर उसको क्या बोलते हैं? निर्वातित। जहाँ पे वायु की कमी होती है उसको निर्वातित कहते हैं। ठीक है, निर्वात से ध्वनि का संचरण या ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो क्या होता है? तो निर्वात में ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं होगा, यानी ध्वनि का संचरण बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ वायु नहीं होगी वहाँ पर ध्वनि का संचरण भी नहीं होगा। ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक क्या है? माध्यम, यानी माध्यम जरूरी होता है। ठीक है, प्रश्न 2 है, ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ का चित्र बनाइए। यह आकृति स्थिर पानी में धीरे से कंकड़ डालने से बनी आकृति जैसी बनती है। तो देखिए विक्षोभ का चित्र बनाना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अपने पास में कोई नदी है या पानी या तालाब है, इसमें पानी यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आपने पानी में कंकड़ डाला, तो आप कभी इस प्रयोग को करके देखना, तो धीरे धीरे लहरें बनने लग जाएगी ऐसे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जाएगी ये चारों तरफ। ठीक है, उसी प्रकार ध्वनि कंपन से बना विक्षोभ का चित्र भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये रहा। प्रश्न 3 है, ध्वनि के संचरण के लिए ठोस द्रव गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि का संचरण होता है ना, उसके लिए हमें ठोस की, द्रव की या गैस की माध्यम की आवश्यकता होती है। सारणी में दिए गए कथन को पढ़कर सही माध्यम पर ठोस हो गया द्रव गैस में से कोई एक को लिखना है यहाँ पे। जैसे प्रश्न 1 है, किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर खटखटाने से दूसरे सिरे पर आवाज़ सुनाई देगी। तो किसके माध्यम से होगी? ठोस माध्यम से। जैसे कोई छड़ है अपने पास में, इसको यहाँ से खटखटाया हमने। ठीक है, तो एक कंपन होगा ऐसे धीरे धीरे, तो यहाँ पे इसकी आवाज़ सुनाई देगी हमें। तो कौन सा माध्यम है? ठोस। पानी में रखी कॉल बेल यानी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो पानी में कोई कॉल बेल रखी है, घंटी रखी है, तो किससे सुनाई देगी इसकी आवाज़? कौन से माध्यम से? द्रव माध्यम से। विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देना किससे होता है? गैस से। जैसे देखो घंटी यहाँ लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे घंटी बजाई, जैसे अपने गैस यानी वायु का संतरण चारों तरफ हो रखा है, तो जैसे ही घंटी बजेगी तो चारों तरफ इसकी आवाज़ जाएगी और हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। छोटे बच्चों का माचिस धागे से बने खिलौनों से वार्तालाप से आवाज़ सुनाई देना क्या होता है? टॉस होता है। डॉक्टर द्वारा क्वेश्चन 5 है, डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप से धड़कन की आवाज़ सुनना क्या होता है? टॉस। रेलवे स्टेशन पर रेल का हॉर्न सुनाई देना क्या होता है? गैस यानी वायु। क्वेश्चन 4 है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि संचरित होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग के सही चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। कार्यपत्रक 52 है, विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाए। अब ढोल को जहाँ थाप दी उसे स्पर्श कीजिए। देखिए यहाँ पे एक अपने पास में ढोल है, यहाँ पे थाप दी हमने। ठीक है,
और वहाँ पे स्पर्श करेंगे तो हमें कंपन सा महसूस होगा। ठीक है, तो आप ढोल को तेज़ धीमी थाप देकर कंपन महसूस करें। अब ढोल पे कभी तेज़ थाप देनी है, कभी धीरे देनी है, उस पर कंपन महसूस करना है हमें। ठीक है, तो वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। सही है। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोलन गति। इस पर टिक कर देंगे। ढोल से अधिक कंपन तेज थाप से उत्पन्न होता है। ठीक है, थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रश्न 2 है, चित्र में दो दोलनों को दर्शाया गया है, कंपनों की संख्या कितनी होगी? यदि इन कंपनों में 2 सेकंड लगते हैं तो आवर्ती कितने कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होगा? तो देखिए, इसमें कंपनों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। तो कंपनों की संख्या हो जाएगी 2। कंपनों की संख्या सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगी। आवर्ती कितनी हो जाएगी इसमें? आवर्ती हो जाएगी 2 हर्ट्ज। चित्रानुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवर्ती होगी। देखिए, एक लोलक होता है, जैसे घड़ी देखोगे आपने, उस पर लोलक लटका होता है, कभी ऐसे घूम रहता है ये। ठीक है, और चित्रानुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवर्ती होगी। तो आवर्ती दोलन बट्टा क्या होता है? समय। इसमें आवर्ती हो जाएगी 5 हर्ट्ज। प्रश्न 4, चित्र में एक कण दोलन को दर्शाया गया है, कण अपनी साम्यावस्था से कितना अधिकतम विस्थापित हुआ? तो कितना विस्थापित होगा? 2 सेंटीमीटर। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। दोलन गति में किसी कण के साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। सरल लोलक के एक दोलन में यदि 10 सेकंड लगते हैं, उसका आवर्तकाल क्या होगा? 10 सेकंड होगा। प्रश्न 6 है, यदि एक दोलन में 1 सेकंड लगता है तो चित्र को देखकर निम्न का मान बताइए। तो देखिए, आवर्तकाल बराबर होता है 1 बट्टा आवर्ती। तो आयाम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। आयाम देखो 1 सेंटीमीटर हो रहा है इसका। आवर्तकाल कितना हो गया? 1/2 सेकंड। कंपनों की संख्या कितनी हो रही है इसमें? 4। और आवर्ती कितनी है? 2 हर्ट्ज। आवर्ती को परिभाषित कीजिए। तो 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा दिए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती बराबर होता है 1 बट्टा आवर्तकाल। आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु में जब कंपन होता है, उस कंपन में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आयाम को परिभाषित कीजिए। तो कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो दोस्तों, आपको कार्यपत्र हल करने के साथ साथ इन प्रश्नों को याद भी करना है, जिससे कि आपको जब कि आपकी जो मेन एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा लगेगी, तो उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तो देखिए, मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि क्या लगती है? बुरी लगती है यहाँ पे। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर जब रेल उच्च ध्वनि से हॉर्न बजाती है तो जो हमारे कानों को बुरी लगती है, क्योंकि ये आवर्ती सुनने लायक आवर्ती 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, 20 से अधिक होती है। तो यानी हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं, यानी आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज। उससे तेज़ आवाज़ होगी तो वो भी हमें बुरी लगेगी, उससे कम आवाज़ होगी वो भी हमें बुरी लगेगी। ठीक है, ध्वनि की आवर्ती 20 हर्ट्ज है। इसमें हर्ट्ज क्या है? तो ध्वनि की आवर्ती का क्या होता है? मात्रक होता है ये हर्ट्ज। प्रश्न 3 है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। इसमें देखना है कौन कौन ऑप्शन सही है, कौन कौन से इसमें गलत है। तो 20 हर्ट्ज से कम आवर्ती वाली अश्रव्य ध्वनि कहलाती है, सही होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन। 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कम आवर्ती वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि होती है, ये भी सही है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवर्ती वाली अश्रव्य ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है, ये भी सही है। और मच्छरों के अपने कान के पास बिन बनाने से उत्पन्न ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके A B C
तीन ऑप्शन इसमें सही है। 54 इसमें, आपके घर में उपलब्ध कौन कौन से ध्वनि स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो टीवी, बांसुरी, हारमोनियम, मोबाइल, रेडियो, और भी अपने घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। आपको कौन कौन से वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना अच्छा लगता है? तो बांसुरी, हारमोनियम। प्रश्न 3 है, सौर्य ध्वनि संगीत में क्या अंतर है? देखो, अप्रिय यानी जो हमें पसंद नहीं होती, अप्रिय ध्वनि को हम शोर कहते हैं। वे कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि को मधुर संगीत कहते हैं। प्रश्न 4 है, शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आप यदि लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में रहे, आपको कौन कौन से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो इससे हमें चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उच्च रक्तचाप, तनाव भी हो जाएगा, श्रवण शक्ति का ह्रास यानी सुनना कम हो जाएगा हमें, अनिद्रा रोग, नींद नहीं आएगी, याददाश्त कमजोर भी हो जाएगी। तो ये कुछ बीमारियां में हो जाती है। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए, वहाँ पे सड़क के किनारे हरे वृक्ष लगाकर, घरों में पेड़ पौधे लगाकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके, टीवी, टेप रिकॉर्डर को कम आवाज़ में चलाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण से कान भी, मस्तिष्क, हृदय ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते हैं।